तो देखो बेटा, हमारे हेरिडिटी का सेकेंड लास्ट टॉपिक है कि हाउ डू ट्रेट्स और कैरेक्टर गेट एक्सप्रेस्ड। ये जो ट्रेट है या कैरेक्टर है वो किसी ऑर्गेनिज्म में कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में ट्रेट या कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहते हैं जीन्स। जीन्स क्या करती है? जीन्स प्रोटीन बनाती है, और वो जो प्रोटीन है वो एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं, और यही एंजाइम्स डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। ठीक है, डायरेक्टली किसको कंट्रोल करते हैं? कैरेक्टर्स को, या फिर इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं। तो सपोज कर लो कि ये जो एंजाइम है जो कि पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन बनाने वाला है, जो एंजाइम, देखो एंजाइम हार्मोन बनाता है। एंजाइम क्या करता है? हार्मोन बनाता है। तो जो एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन बनाने वाला है, अगर उसने ढंग से काम किया, उस एंजाइम ने बहुत ढंग से काम किया, तो हार्मोन ज्यादा बनेगा। हार्मोन क्या होगा? ज्यादा बनेगा। ठीक है, और हार्मोन ज्यादा बनेगा, जैसे प्लांट में कंसीडर कर लेते हैं। मान लो प्लांट में एक एंजाइम है जो ग्रोथ हार्मोन बनाता है, और उस एंजाइम ने बहुत बढ़िया काम करके, जब वो बढ़िया काम करेगा तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा। तो उस एंजाइम ने एफिशिएंटली काम करके बहुत अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन बना दिया प्लांट के अंदर। तो क्योंकि अब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो चुका है एक प्लांट में, तो प्लांट की हाइट छोटी होगी कि बड़ी होगी? ऑब्वियसली बड़ी होगी, क्योंकि जिस हार्मोन की वजह से प्लांट की हाइट बढ़नी थी उसका अमाउंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो चुका है। अब ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली हाइट कैसी होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि वो हार्मोन क्या करता है, फिर वही हार्मोन आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। और द प्रोटीन बिकम्स अ पार्ट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, या फिर वो जो प्रोटीन है वो आपके अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो दोबारा समझ लो नॉर्मल सी सिंपल सी लैंग्वेज में कि ना, हमारे कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को जो कंट्रोल, जो चीज कंट्रोल करती है, जो सबसे छोटी चीज कंट्रोल करती है उसे हम जीन्स कहते हैं। जीन्स क्या करती है, कैसे कंट्रोल करती है? तो जीन्स हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंफॉर्मेशन सोर्स होती है कि हमारी बॉडी में किस तरीके की प्रोटीन बनेगी, और जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, और यही एंजाइम हमारे हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, यही एंजाइम क्या करते हैं? हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, और फिर यही हार्मोन आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, आपके अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे हाइट का कैरेक्टर कौन सा? ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, आप लंबे हो जाओगे। कम प्रोड्यूस, बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा, आप छोटे पड़ जाओगे। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ तो आपकी हाइट नॉर्मल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ट्रेट्स या कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। तो ना मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको ना, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ज़रा समझो। तो देखो इसको दोबारा से भाई प्लांट हार्मोन के एग्जांपल से समझते हैं कि हमें पता है कि प्लांट की ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ हार्मोन ट्रिगर करता है। तो कुल मिलाकर हमें ये पता है कि प्लांट की हाइट उस पर्टिकुलर टाइप के ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर प्लांट के अंदर, ठीक है, वो जो हार्मोन है अच्छी क्वांटिटी में बना, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में बना, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अच्छी क्वांटिटी में बनेगा कि नहीं बनेगा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस जो इस प्लांट हार्मोन को बना रही है वो कितनी एफिशिएंट है। तो इस प्रोसेस को करवाने के लिए, इस प्रोसेस को एफिशिएंटली करवाने के लिए, मतलब प्लांट के अंदर ग्रोथ हार्मोन को अच्छे से बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है। ठीक है, अगर उस एंजाइम ने एफिशिएंटली यानी बढ़िया करके काम किया तो बहुत सारा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से प्लांट टॉल होगा। लेकिन मान लो उस एंजाइम की जीन में अगर कोई चेंज आ जाए, उस एंजाइम की जीन में कोई चेंज आ जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो एंजाइम लेस एफिशिएंट हो जाएगा, उतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, और बढ़िया काम नहीं करेगा तो जो हार्मोन है वो कम बनेगा, और हार्मोन कम बनेगा तो प्लांट ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जीन्स जो है कैरेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है,
अब हमारा इस बुक का जो लास्ट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे पता करेंगे कि भैया कोई लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा जरा इस चीज को। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिससे हमें किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स पता चलेगा। ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल के कंपोजिशन पे। अब वो जेनेटिक मटेरियल क्या है आओ नीचे पढ़ाएंगे आपको। तो हमें पता है कि इंसानों के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम। एक पेयर में 2 होते हैं तो 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम होंगे। तो उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में बेटा 1 पेयर जो है ना, ठीक है, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। एक पेयर जो है ना उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो वुमेन के पास, एक वुमेन के पास परफेक्ट सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है XX। ठीक है, XX को हम परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जबकि एक इंसान मैन के पास इम्परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जिसे हम XY कहते हैं। तुमने लड़कों की बॉडी में ना कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जो सिमिलर ही एक बॉय गर्ल के अंदर भी होती है। ठीक है, जस्ट लाइक जिनका हमारे बॉयज में मतलब मेल्स में ऐसा कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हो रिप्रोडक्शन, तो मैं आपको ये चीज क्लियरली बता सकता हूँ। जो कि निपल्स होते हैं बॉयज में इनका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्टडी, सो डोंट लाफ। ठीक है, मैन में ये वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। अब सोचने वाली बात है ये आए क्यों? तो भैया वो इसलिए आए हैं, वो जो एक्स और एक्स वाई है ना, तो जो एक एक्स मदर से आ रहा है उसमें कुछ फिक्स कैरेक्टर है जो फिक्स है, मतलब दो तो जाएंगे ही जाएंगे लड़के के अंदर हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की के अंदर हो। ठीक है, तो वो जो एक्स मदर से आ रहा है वहां तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। मदर के एंड से तो ऑप्शन ही नहीं है ना। मदर के एंड से जो कैरेक्टर फिक्स है एक्स क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस एक्स क्रोमोसोम की जो कि मदर से आ रहा है उस वजह से बॉयज में भी क्या होता है, कुछ फीमेल्स वाले कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बॉयज को जो मैन का सेक्स क्रोमोसोम होता है उसे इम्परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे हर बच्चा अपनी माँ से सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही ले सकता है, क्योंकि मम्मी के पास दोनों ही एक्स एक्स है। अब अगर वो अपने पापा से, तो पापा से उसे एक्स भी मिल सकता है और वाई भी मिल सकता है। तो जो पापा से उसे एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम मिल रहा है वही उसके सेक्स को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, वही उसके सेक्स को डिटरमाइन कर देगा। तो अब देखो अगर किसी बंदे ने एक्स क्रोमोसोम लिया, किसी चाइल्ड ने अगर एक्स क्रोमोसोम लिया है फादर से, मतलब उसे फादर से एक्स क्रोमोसोम मिला, तो ऑब्वियसली शी विल बी अ गर्ल, वो लड़की होगी, है ना। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम मिलता है तो वो लड़का होगा। वो क्या होगा, लड़का होगा। देखो इतनी सारी महाभारत है, बकवास है, देखो तुम बिल्कुल प्यार से समझाते हैं। 3 नंबर में आए ना, ये जो आप सिखा रहा हूँ वो बना देना, फुल नंबर आएंगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ। चलो, है ना। तो देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, यूं लिखना है ऐसे करके। ये हमारा बॉक्स बनाएंगे। 44 हमारे नॉन सेक्स क्रोमोसोम जिन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं। जाओ एक मिनट और दे दे मेरी। तो अब जो है इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है जिनकी हम बात कर रहे थे ना, उसमें 44 क्रोमोसोम्स तो है ना, उन्हें बेटा हम ऑटोजोम्स कहते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, 44 हमारे क्या होते हैं, ऑटोजोम्स या फिर सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। और ये डबल एक्स वाला ये जो है ना, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये एक्चुअल में मदर है, उस बच्चे की मदर फीमेल है ना, ये फीमेल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये जेनेटिक कंपोजिशन कह लो। मेल का क्या रहेगा भैया, तो मेल का कुछ ऐसा सिस्टम रहता है बच्चों भाई, 44 ऑटोजोम्स नॉन सेक्स क्रोमोसोम और XY सेक्स क्रोमोसोम, ये होता है फादर। ठीक है, ये है फादर। अब इन सेल्स का
होता है मियोसिस। क्या होता है बच्चों? मियोसिस। ठीक है, ये सेल्स जब मियोसिस के थ्रू गुजरते हैं ना, ये वाले सेल्स जब मियोसिस के थ्रू गुजरते हैं, तो मियोसिस के जरिए क्या होता है कि ना, हर सेल नहीं गुजरता, कुछ पर्टिकुलर सेल्स, ठीक है, आपके गोनेड्स में जो होते हैं, मतलब मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, ये जो चीज हो रही है, इसे हम बोलते हैं बच्चों मियोसिस। तो मियोसिस में देखो होता क्या है बेटा, एग्जैक्ट हाफ हो जाते हैं। हाफ में जो 44 है उसका एग्जैक्ट हाफ होगा 22, और ये भी 22। अब ये डबल एक्स है तो एक एक्स इधर चला जाएगा, एक इधर। अब आपने देखा जेनेटिक मटेरियल हाफ हो चुका है, वहां 44 का 22 हो चुका है, डबल एक्स का एक सिंगल एक्स में बढ़ चुका है। मियोसिस में यही तो होता है। अब तुम देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम फादर के एंड पे देखो क्या होगा, ये 22x हो जाएगा और 22y हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ x आएगा, एक तरफ y। तो ये जो बना है ना, ये वाली चीज, ये एग, फीमेल में एग कहलाती है और मेल में ये स्पर्म में पाया जाता है। ये जेनेटिक कंपोजिशन आपको स्पर्म में मिलेगा, और ये 22XX ये एग में मिलेगा। अब क्या हो कि अगर मदर का ये वाला एग इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाए, जस्ट अ मिनट, हाँ, इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाए, तो बेटा देखो, अगर हम देखें यहाँ, देखो गौर से, तो 22 मदर से आ रहे हैं, 22 फादर से आ रहे हैं, पहले तो हो गए 44। अब इधर देखोगे आप, तो इधर भी एक्स आया और उधर से भी, फादर से भी एक्स आया, मदर से तो एक्स आएगा ही, तो मदर से तो पूछना ही नहीं, एक्स एक्स, ये 46 हो गए, 46। तो 46 में ये देखो 44 तो आपके नॉर्मल ऑटोजोम्स है, और ये जो एक्स एक्स आया है वो किसका कैरेक्टर होता है? वुमेन का। तो ये हमारी बेबी गर्ल है, हमारी बेबी गर्ल है। और उसके बाद अगर मान लो मदर का ये फर्स्ट एग जो था, वो फादर के सेकंड स्पर्म के साथ फ्यूज करता जाता है। तो यहाँ गौर से देखना बेटा, पहले 22 और 22 तो पहले 44 कर लो। मदर से तो एक्स ही आ रहा है, मदर से एक्स आ रहा है, लेकिन फादर से देख रहे हो क्या पहुंच रहा है? वाई। तो आपका ये बॉय होगा, बॉय में बेबी नहीं लगाना चलो, बॉय बॉय होता है, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। देखो अब अगला देखो, अगला मान लो कि मदर का सेकंड एग फादर के फर्स्ट स्पर्म के साथ आके फ्यूज कर जाए, तो देखो भैया क्या कहानी बनने वाली है हमारी। तो पहले तो देखो 22 उधर से और 22 इधर से 44, और मदर से तो एक्स आएगा, पूछो ही मत, फादर से भी एक्स ही आ गया। तो ये फिर हमारी बेबी गर्ल लक्ष्मी, ठीक है। और अब मान लो मदर का सेकंड वाला एग ये जो आ रहा है, वो फादर के सेकंड स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाए, तो देखो भैया, देखो 22 और 22 तो 44, और यहाँ पे हमारे ये देखो आगे मदर से तो एक्स आ रहा है, लेकिन फादर से आ गया वाई, तो ये हमारा बॉय लड़का, ठीक है। अच्छा, क्रिस क्रॉस जो चल रहा था ना, ये हमारा फर्टिलाइजेशन, ये हमारा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है ना, यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये तो हमारा क्रिस क्रॉस क्या चल रहा था बच्चों? ये चल रहा था फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और ये एक्चुअल में अभी बच्चा नहीं बन गया, ये उसका जाइगोट बना है। ये क्या बना है? उसका जाइगोट बना है, ठीक है। तो 3 नंबर में अगर आप इतना लिख के आते हैं, देखो, ठीक है, जहां से स्क्रीन पे दिख भी रहा है, इतना जितना इस स्क्रीन पे दिख रहा है, इतना सेक्स डिटर्मिनेशन में आपके किसी में हिम्मत नहीं है जो नंबर काट लेगा, ठीक है। इतना ही लिखना है आपको, कुछ भी इसमें गायब नहीं करना। मियोसिस कहाँ लिखा है, एग कहाँ लिखा है, स्पर्म कहाँ लिखा है, ठीक है,
फर्टिलाइजेशन कहाँ लिखा है, जाइगोट कहाँ लिखा है, गर्ल कहाँ लिखा है, बॉय कहाँ लिखा है, हर चीज। और बिल्कुल एरोज अपने परफेक्ट रखोगे, नंबर नहीं कटेंगे। ऑटोजोम्स लिख देना, उधर सेक्स क्रोमोसोम्स लिख देना, ठीक, फुल नंबर मिल जाएंगे। तो यही है हमारा भैया सेक्स डिटरमिनेशन। इसी से पता चलता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। और देखो वैसे तो आप देख ही रहे हो कि मदर का तो फिक्स एक्स आएगा, लड़का होना लड़की होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फादर के ऊपर, कि फादर से कौन सा सेक्स क्रोमोसोम आ रहा है। बट इसमें फादर को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। बाकी हमारा इंडिया है, वुमेन जो औरतों पे बहुत ज्यादा कल्प्रिट औरतों को ठहराता है कि भाई तेरी वजह से लड़की हुई है, तेरी वजह से लड़की हुई है, जो कि गलत है। देखो मदर का तो फिक्स, जब जेनेटिक कंपोजिशन ही ऊपर वाले ने फिक्स करके भेजा है कि भैया तुम एक्स ही क्रोमोसोम दे सकती हो, तो आप उसको ब्लेम क्यों कर रहे हो? उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, है। देखो गलती तो फादर की भी नहीं है, क्योंकि फादर से एक्स और वाई आ रहा है, तो लड़का होना लड़की होना एक तरीके से हम देखें जाए तो लड़का होना लड़की होना वाला क्रोमोसोम तो फादर के पास है, वहां से डिसाइड हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ना, तो हम फादर को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। पता है क्यों? यार हमें क्या पता, हम जेनेटिक लेवल पे जाके थोड़ी देख रहे हैं कि भैया फादर एक्स दे रहा है कि फादर वाई दे रहा है, या मदर एक्स दे रही है मदर वाई दे रहा है। आप जेनेटिक लेवल पे तो नहीं कर रहे हैं ना, तो हम दोनों में से किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। सो नन ऑफ द पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है, किसी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते मोरल बैकग्राउंड पे, ठीक है, मोरल बैकग्राउंड पे आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो फिलहाल फिनिश होता है। इसमें एक थोड़ा सा माइंड मैप और बना देता हूँ उस चैप्टर का, ठीक है, आपको रिकॉल। तो भैया ये रहा आपका माइंड मैप। हेरिडिटी में हमने सबसे पहले वेरिएशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके टाइप्स पढ़े, कॉजेस पढ़े, और अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की वेरिएशन कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ट्रेड्स पढ़े। तो ट्रेड्स में हमने दो टाइप पढ़े थे, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड जो हम पैदा होने के बाद गेन करते हैं, इनहेरिटेड जो हम पैदा होकर लेकर पैदा हुए थे। फिर मेंडल का एक्सपेरिमेंट आया था, पाइसम सटाइवम वाला, ठीक है, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सटाइवम, याद रखना, पाइसम सटाइवम गार्डन पी, ठीक है, गार्डन पी। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। फिर मेंडल्स के लॉ हमने देखे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा। फिर हमने सेक्स डिटरमिनेशन देखा, रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स देखा, ठीक है। सो ये था हमारे पूरे चैप्टर का एकदम बढ़िया से ओवरव्यू, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।